नमस्कार, माई सेल्फ प्रदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री. नाउ वी डिस्कस्ड द चैप्टर शेरशाह सूरी एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें हम देखेंगे कि शेरशाह सूरी जो पठान शासक है उसने किस प्रकार मुगल सल्तनत के शासक हुमायूं को यहाँ से दिल्ली आगरा से बाहर भेजा और एक ऐसी सल्तनत स्थापित की जो काफ़ी हद तक एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से काफ़ी कारगर रही, कामयाब रही. शेरशाह सूरी सूक्ष्म राज्य का संस्थापक है. उसने 1540 ईस्वी में हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में हराकर द्वितीय अफगान राज्य की नींव डाली. पहला अफगान राज्य है लोदी वंश और दूसरा है सूफ. यदि हम इसके आरंभिक जीवन की बात करें तो उसका बचपन का नाम फरीद खां था. उसका जन्म के बारे में विद्वानों में, इतिहासकारों में मतभेद हैं. उसके समय का जो राइटर है अब्बास खां शेरवानी, उन्होंने बहलोल लोदी के जीवन काल में उसका जन्म बताया है. के.आर. कानूनगो ने फरीद खां का जन्म 1472 ईस्वी में होशियारपुर के निकट बजवाड़ा नामक स्थान पर बताया है. आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव और डॉक्टर परमात्मा शरण ने भी कानूनगो का समर्थन किया है. ज़्यादातर इतिहासकार इसी मत से सहमत है कि उनका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था. फरीद के पिता का नाम हसन खां था, जिसकी 4 पत्नियां थी, जिनसे 8 पुत्र हुए थे. फरीद खां और निजाम हसन खां, फरीद खां उसकी सबसे बड़ी पत्नी से उत्पन्न हुए थे, जबकि सुलेमान और अहमद खां उसकी सबसे छोटी पत्नी से उत्पन्न हुए थे. शेरशाह सूरी के दादा का नाम इब्राहिम शाह सूर था, जो अफगानिस्तान के रोह नामक स्थान से यहाँ पर आया था. वो बहलोल लोदी के समय काल में नौकरी की तलाश में आए थे और पंजाब के होशियारपुर जिले में, वर्तमान हरियाणा और बखाला के जागीरदार मोहम्मद खां सूर और दाऊद साहू खैल के अधीन नौकरी कर ली थी. शेरशाह सूरी का बचपन एवं शिक्षा काफ़ी अच्छे स्तर पर हुई. 1494 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर लोदी ने जमाल खां को दक्षिणी बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था. तो हसन खां, जो कि फरीद का फादर है, वो भी क्योंकि जमाल खां के साथ उसकी नौकरी करता है, तो उसके साथ ही वह बिहार आ गया था. और उसने हसन खां को सहसराम, खवासपुर और टाडा की जागीरें प्रदान की थी. उनका प्रबंध हेतु उसे ही प्रदान कर दिया गया था. और जो फरीद है उसका बचपन भी यहीं पर इसका व्यतीत हुआ. इस दरमियान समय के अनुसार हसन, जो इस ने भी अपने फादर की सहायता की समय के साथ, और जो जागीरें उन्हें प्राप्त हुई थी उनका प्रबंध किया. उसने जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, भूराजस्व है, भूमि की पैमाइश है, उस पर एक बड़ी जानकारी एकत्रित की. और उसने वहाँ इस क्षेत्र में जो वहाँ के जो विद्रोही जमींदार थे उनको वश में करके और एक अच्छी व्यवस्था स्थापित की. बाद में फरीद खां बहार खां की लोहानी की शरण में चला गया था. हम देखते हैं कि किस प्रकार जो शेरशाह सूरी है उसने अपने आप को विस्तार किया है. शेरशाह सूरी का जो बचपन है या फिर उसका जो जवानी का टाइम है, उसमें उसने काफ़ी संघर्ष किया है, क्योंकि उसके फादर के साथ उसकी ज़्यादा नहीं बनती थी. और इस कारण वो कभी उस जो जागीर उसके फादर के पास थी, सहसराम और टाडा की, वो उसे छीन ली भी गई थी.
लेकिन वो बाद में 1519 से 26 के दरमियान बहार खां की सेवा में रहा और वहाँ पर उसका बड़ा कृपा पात्र भी बनकर रहा। और एक दिन जब बहार खां लोहानी शिकार खेलने गए थे तो साथ में फरीद भी था, तो जिसमें फरीद ने अपने तलवार की एक वार से ही शेर को मार गिराया था। तो बहार खां जो उसका सरदार है, मालिक, उसने उससे प्रसन्न होकर शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। और बाद में उसने बहार खां ने अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक फरीद को नियुक्त कर दिया था। इसी समय शेर खां बाबर की सेवा में भी 1527-28 में चला गया था। वहाँ पर उसने बहादुरी के साथ उसने मुगल सेना में नौकरी की और उनकी टैक्टिक्स भी अपनाई साथ के साथ। और उसने उनकी मुगलों की जो सैन्य व्यवस्था को देखकर एक बार कहा भी था कि यदि मेरा भाग्य साथ दे तो मैं मुगलों को बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकता हूँ। और इस संदर्भ में हम देखते हैं कि शेरशाह की जो व्यवहार था उस पर बाबर की बड़ी निगरानी थी। बाबर ने खुद बाबरनामा में ये वर्णन भी किया कि इस व्यक्ति पर नजर रखी जाए, इसमें विद्रोह के गुण मुझे दिखाई देते हैं, कुछ इस प्रकार का उसने अपनी जो पुस्तक है बाबरनामा तुजुके बाबरी उसमें वर्णन भी किया है। फिर वहाँ से वो शेर खां दोबारा से बिहार में, जो इस समय बिहार में सुल्तान मोहम्मद शाह है, जो बहार खां लोहानी था, उसके दरबार में चला और वहाँ उसने दोबारा से अपनी गलतियों की क्षमा लेकर जलाल खां का संरक्षक दोबारा से नियुक्त हो गया। और इस प्रकार जब मोहम्मद शाह जो बहार खां है, उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी दुद्दू बीबी, जो कि सुल्तान की नाबालिग सुल्तान की अभिभावक थी, वो उसका भी शेर खां विश्वास पात्र बनकर वहाँ पर नायब नियुक्त हुआ। और समय के साथ उसने वहाँ की सुल्तान की सभी शक्तियों का प्रयोग वो करने लगा और बिहार के प्रशासन में अनेक सुधार किए, क्योंकि वो शासन में बड़ा सिद्धहस्त है। यदि हम उसकी विजयों की बात करें तो शेरशाह सूरी ने बिहार की विजय 1530 ईस्वी में की, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर बिहार के साथ में बंगाल है। बंगाल में नुसरत शाह का शासन है और 1529 में बाबर ने नुसरत शाह को यहाँ पर हरा भी दिया है। तो बिहार जहाँ पर खुद शेरशाह है और वो जलाल खां का संरक्षक भी है, तो धीरे धीरे उसने वहाँ पर षड्यंत्र रचकर या जो उसके अफगान सरदार उसके विरुद्ध थे उनका इंतजाम करके वहाँ पर सत्ता स्थापित कर ली और बिहार को जीत लिया। तो जो नुसरत शाह है वो भी उसके देख रहा है कि किस प्रकार शेर खां मजबूत हो रहा है, तो आपस में उनका झगड़ा भी हुआ। लेकिन शेरशाह बिहार को शेर खां से नुसरत शाह शेर खां से बिहार को जीत नहीं पाया और इससे शेरशाह की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। और जो जलाल खां था वो भी उसके डर से वहाँ से भाग गया। फिर उसका दूसरा है चुनार पर अधिकार। 1530 में उसने जो चुनार को सूबेदार था ताज खां सारंग खां ने उसकी विधवा बेगम जो लाड मलिका थी उससे विवाह कर लिया और वहाँ का एक बड़ा खजाना उसके हाथ आया। तो इसके साथ साथ उसकी कई और विजय हैं जिसका मैं यहाँ वर्णन करना चाहूँगा। चुनार का प्रथम घेरा जो 1532 है, चुनार का घेरा जो शेर खां ने लाड मलिका से विवाह कर चुनार के तुर्क पर अधिकार किया था। मुगल सम्राट बहादुर जो हुमायूं है, मुगल सम्राट बादशाह, वो भी क्योंकि वो अपने अधीन मानता है चुनार को, तो उसने उसके ऊपर अधिकार करने की बात की। लेकिन शेरशाह और उसको उस किले का घेराव भी कर लिया था मुगल सेना ने। लेकिन जो शेरशाह है वो काफ़ी चतुर है, वो ये देखता है कि मेरे पास इतना साधन संपन्न मैं नहीं हूँ, तो वो हुमायूं से माफ़ी मांग लेता है और कहता कि मैं आपका दास हूँ, मैं आपके नाम का खुतबा सिक्के वगैरह चलाऊँगा।
तो हुमायूं मान जाता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। फिर उसकी है सूरजगढ़ की लड़ाई 1534 में। वो भी क्योंकि इसको विजित कर लेता है बंगाल एवं रोहतासगढ़, क्योंकि बंगाल की जो लड़ाई विजय उसने प्राप्त की 1535-37 के दरमियान, इस समय नुसरत शाह की डेथ हो चुकी होती है और वहाँ पर आपस में गुटबाजियाँ चल रही हैं। तो इस गुटबाजी में जो शेर खां है वो गोड़ पर अधिकार कर लेता है और चुनार को भी जीत लेता है। हुमायूं जब गोड़ पर अधिकार करने 1538 में आता है तो वो 6 महीने तक वहाँ खड़ा रहता है, लेकिन शेरशाह इतना चालाक है कि वो वहाँ पर शराब और अफीम रख कर चला जाता है। तो हुमायूं जब इस पर अधिकार करता है तो वो खुद हुमायूं ही कहता है कि जन्नत है तो यही है, क्योंकि उसको शराब और अफीम मिल गई थी वहाँ पर। फिर उसके बाद है जो मुख्य लड़ाई की हम यहाँ बात करेंगे, चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में। चौसा की लड़ाई शेर खां और हुमायूं के बीच हुई। तो इस युद्ध में हम देखते हैं कि 26 जून 1539 ईस्वी में शेर खां ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया और मुगलों को खदेड़ दिया और इसमें 8000 के करीब मुगल सैनिक मारे गए। हुमायूं खुद वीरता से लड़ा, लेकिन शेर खां से बुरी तरह पराजित हुआ और वह अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ और गंगा नदी में ही कूद गया। वहाँ कहा जाता है कि निज़ाम नामक बिस्ती जो नाविक था, जलवाहक था, उसने उसकी जान बचाई थी और इसके एवज में हुमायूं ने उसको 1 दिन का राज्य देने के लिए 2 दिन की बादशाह देने का वचन दिया था, तो बाद में उसने उसे पूरा भी किया। और इस बिस्ती ने कहा जाता है कि चमड़े के सिक्के भी चलवाए थे। और ये जो 1539 में चौसा की विजय थी, ये शेरशाह सूरी की महान उपलब्धि थी। इसमें हम देखते हैं कि शेरशाह ने एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और उसने अब इस अवसर पर शेरशाह आलम सुल्तान उल आदिल की उपाधि धारण कर ली। शेरशाह आलम सुल्तान उल आदिल की उपाधि धारण कर ली और अपने नाम का सिक्के चलाए और अपने नाम का खुतबा भी पढ़ा। फिर उसके बाद है कन्नौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में। इस लड़ाई में हम देखते हैं कि शेरशाह बड़े हौसले के साथ हुमायूं के विरुद्ध चलता है और 17 मई 1540 ईस्वी को शेरशाह और मुगलों के बीच युद्ध हुआ, जो बिलग्राम की लड़ाई भी इसे कहा जाता है। मुगल काफ़ी देर बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन अफगान उनसे फार बेटर थे और वो उन पर अधिकार, इस युद्ध में वो जीत गए और हुमायूं दिल्ली से सरहिंद होता हुआ लाहौर की तरफ भाग गया। इस प्रकार शेरशाह सूरी ने हुमायूं से हिंदुस्तान का राज्य छीन लिया और उसको वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। यह लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई और इसके बाद जो मुगल हैं 1555 तक दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठ पाए। अब यदि देखा जाए तो इसके बाद भी उसकी कुछ और विजय हैं, जो पंजाब की विजय जो कि 1540 ईस्वी में थी, बंगाल की विजय 1541 ईस्वी में दोबारा से पुनर्विजय की, क्योंकि यहाँ के जो शासक थे वो विद्रोह, क्योंकि जो सूबेदार नियुक्त किया था खिज्जर खां, उसने विद्रोह कर दिया था। बाद में शेरशाह ने उसे बंदी बना लिया और यहाँ पर अधिकार कर लिया। फिर 1542 में मालवा की विजय, मालवा पर जो वास्तव में शेर खां जो मल्लू खां मांडू पर अधिकार था उसका, वहाँ का शासक था, तो उनकी आपस में बनती नहीं थी। तो हुमायूं ने वहाँ पर आक्रमण करना था, क्योंकि अब वो महत्वाकांक्षी बन गया है और उसने उस पर 1542 में अधिकार कर लिया। फिर है रणथंभौर की विजय 1542 में। शेरशाह ने मालवा की विजय के पश्चात रणथंभौर की ओर अपना ध्यान लगाया, और क्योंकि यह दुर्ग भौगोलिक एवं राजनीतिक परिदृश्य से बहुत ही महत्व का किला था। वहाँ का जो दुर्ग का शासक है उस्मान खां, वो उसने शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली। फिर उसके बाद है 1547 में मुल्तान एवं सिंध की विजय।
रायसेन की विजय 1543 में यहाँ का शासक राजपूत शासक पूर्णमल है। यहाँ कहा जाता है कि शेरशाह ने थोड़ा सा धोखे के साथ इस युद्ध को जीता था, और क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण का राज्य था रायसेन इसके शेरशाह सूरी के लिए। फिर 1544 ईस्वी में राणा मालदेव जो मारवाड़ का शासक था उसके साथ युद्ध किया, जिसमें शेरशाह को विजय प्राप्त हुई। हालांकि एक बहुत ही टफ लड़ाई थी, और शेरशाह सूरी ने 1544 ईस्वी में 80,000 सैनिकों के साथ मारवाड़ पर आक्रमण किया था। खुद अब्बास खान शर्मानी लिखता है कि नागौर जो मालदेव था मारवाड़ का शासक, वो ताकतवर था, और ये भी एक जो कूटनीतिक तरीके से शेरशाह सूरी ने इन व्यक्तियों को अपनी ओर किया था, और कुछ चिट्ठी पत्री वहाँ पर कूटनीतिक तरीके से मालदेव के कैंप में भेज दी थी, और उसमें लिखा था कि हम मालदेव के सरदार हैं, सभी शेरशाह के साथ हैं इस प्रकार। और वो मालदेव इससे घबरा गया, और वो 12,000 सैनिकों की एक छोटी सी सेना छोड़कर समय जोधपुर की तरफ भाग गया। और इस युद्ध के बाद हालांकि बहुत ही जैता और कुंभा ने मजबूती के साथ लोहा लिया, और लड़ते लड़ते वो वीरगति को प्राप्त हुए। और इस लड़ाई के बाद खुद शेरशाह स्वीकार करता है कि मैं केवल मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को खोने लगा था। इस प्रकार ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। उसके बाद 1545 ईस्वी में कालिंजर की विजय, यही वो विजय है। हालांकि विजय यहाँ का शासक कालिंजर का कीर्त सिंह था, और शेरशाह चाहता है कि कालिंजर उसके अधीन हो, लेकिन कीर्त सिंह उसको स्वीकार नहीं करता, और उनमें युद्ध होता है। और यही वो सिस्टम, यही वो किला है, यही वो विजय है, यही वो स्थल है जहाँ पर इस युद्ध में ही जो शेरशाह सूरी है वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि इस युद्ध में एक जो गोला बारूद जो उनके पास था, शेरशाह के पास एक गोला उसके पास फट गया था आकर, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन मरने से पहले वो कालिंजर को जीत चुके थे। इस प्रकार उसने काफ़ी जीत प्राप्त की, और काफ़ी बड़े क्षेत्र पर, भारतीय क्षेत्र पर वो कब्जा कर पाया। अब है शेरशाह सूरी का प्रशासन में हम केंद्रीय प्रशासन देखते हैं। सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें सबसे पहले सुल्तान जो कि केंद्रीय प्रशासन का मुखिया है, जो कि स्वयं शेरशाह सूरी था। उसके पास असीमित शक्तियां हैं, वह ईश्वर पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिकृति था, छाया था, और मानवीय गुणों में सर्वोपरि था, और वो सर्वेसर्वा है। उसके पास सब प्रकार के अधिकार है, वो किसी मंत्री को, किसी अधिकारी को जब चाहे हटा सकता है। उसके बाद है मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें कुछ चुनिंदा अमीर शामिल थे जो शेरशाह सूरी की सहायता करते थे प्रशासन में हर प्रकार से। उनमें हम सबसे पहले देखते हैं दीवान वजारत। दीवान वजारत नामक विभाग केंद्रीय प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग था। इसे प्रधानमंत्री या वजीर भी कहा जाता था। यह सुल्तान को प्रशासनिक कार्यों में सलाह देता था और समस्त कार्यों की देखभाल भी करता था, और आय व्यय का ब्यौरा भी रखता था। उसके बाद है दीवान आरिज। आरिज जैसे नाम से ये सेना से संबंधित विभाग था। सेना प्रमुख सेना का मंत्री होता था। इसका प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती करना, उन्हें प्रशिक्षण देना, उन्हें वेतन देना, उनमें अनुशासन बनाए रखना, घोड़ों को दागना, सैनिकों का हुलिया लिखना, सैनिकों को परेड के लिए सुल्तान के समक्ष उपस्थित करना आदि कार्य इसके द्वारा होते थे। फिर कुछ दूसरा है हमारे पास दीवान रसालत। यह विदेशी विभाग था। इस विभाग का मुखिया विदेश मंत्री कहलाता था। वह समस्त विदेशी मामलों की देखभाल करता था। दीवान इंसा, यह शाही लेखा पत्रों का विभाग होता था। इस विभाग का मंत्री सुल्तान के फरमान में सरकारी पत्र तैयार करता था, उन्हें साम्राज्य के विभिन्न भागों तथा अधिकारियों तक पहुंचाता था। इसके अतिरिक्त वह प्रशासन संबंधी सभी प्रकार के रिकॉर्ड भी अपने पास रखता था।
दीवान इंसा, दीवान कजा, यह न्याय विभाग होता था जिसके मुख्य न्यायाधीश अथवा दीवान ए कजा कहा जाता था। वह प्रांतीय काजियों की अदालत से आए हुए अपील संबंधी मुकदमों की सुनवाई भी करता था। दीवान बरीद, यह बरीद जैसे नाम से यह बरीद गुप्तचर, जिसका प्रमुख अधिकारी अथवा मंत्री बरीद मुमालिक कहलाता था। वह साम्राज्य में छोटी बड़ी सभी प्रकार की घटनाओं की जानकारी सुल्तान तक पहुंचाता था और यह गुप्तचरों की भी नियुक्ति करता था। फिर उसके बाद प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल जैसे देख सकते हैं शेरशाह सूरी सरकार, प्रांतीय शासन, प्रांत जिसमें सूबेदार भी कह सकते हैं, फौजदारों की नियुक्ति सुल्तान द्वारा होती थी। इस शेरशाह सूरी ने अपने जो साम्राज्य को प्रांतों में बांटा हुआ था और प्रांत में के अधिकारी को हाकिम, अमीन या फौजदार भी कहा जाता था। जैसे सेंटर में सुल्तान होता था उसी प्रकार के अधिकार प्रांत में इस अधिकारी के पास होते थे। वह उसकी सहायता से ही सुल्तान उस प्रांत में अधिकारियों की नियुक्ति करता था। काजी, उसी प्रकार प्रांत में काजी है जैसे सेंटर में होते थे दीवान इंसा या काजी, बरीद, इस प्रकार की नियुक्ति यहाँ पर भी की जाती थी, क्योंकि एक प्रकार से सेंटर की प्रतिकृति ही यही होता था और सम्राट का कोई नज़दीकी या खास अमीर ही प्रांतों में सूबेदार नियुक्त होता था। उसके बाद है सरकार का प्रशासन, जैसे सरकार है, फिर परगना है, फिर विलेजेस, इस प्रकार अलग अलग व्यवस्था है। सरकार प्रांतों को कई सरकारों में बांटा गया था। उसके साम्राज्य में कुल 66 सरकारें थी। प्रत्येक सरकार के लिए 2 अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, सिकदार ए सिकदारान और मुंसिफ ए मुंसिफान। सिकदार मुख्य सिकदार भी कहा जाता था। वह सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी था। उसके पास 2000 से 5000 तक सेना भी होती थी। मुंसिफ, यह मुख्य मुंसिफ होता था। वह असैनिक कार्य करता था। उसका कार्य सरकार की आय व्यय की देखभाल करना होता था। सभी कर्मचारियों का कार्य निरीक्षण भी वो करता था। मुंसिफ जो नियुक्त होते थे उनकी देखभाल, उन पर निगरानी रखता था। दीवानी मुकदमों का भी निपटारा करता था। जो सिकदार है वो फौजदारी मुकदमे देखता था, ये दीवानी मुकदमे। और इसके साथ साथ कोतवाल है और काजी है, इस प्रकार के सरकार में भी अधिकारी नियुक्त किए जाते थे इनकी सहायता के लिए, सिकदार और मुंसिफ की सहायता के लिए। फिर उसके बाद है परगना, जो नेक्स्ट इसका स्टेज है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ परगनास। इसमें हम देखते हैं कि जो सरकार में सिकदार एक सिकदाराना है, यहाँ पर सिकदार मुख्य सैनिक होता था, जो कि मुख्य सैनिक अधिकारी होता था। इसका प्रमुख कार्य परगने में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, सुल्तान, सूबेदार या सिकदार ए सिकदारान के आदेशों को लागू करना होता था, राजस्व एकत्रित करना होता था, मुंसिफ की सहायता करना होता था। ये कई काम होते थे। मुंसिफ, यह परगने, यह जो परगना है उसका प्रमुख वित्त अधिकारी होता था। उसका प्रमुख कार्य भूमि की पैमाइश करना, राजस्व एकत्रित करना, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का निरीक्षण करना, उनसे काम करवाना होता था। कुछ और अधिकारी होते थे इनकी सहायता के लिए, जैसे कानून गो है, कारकुन है, खजानती है, ये सारे के सारे इनकी सहायता है, मुंसिफ या सिकदार की सहायता के लिए होते थे। फिर उसके बाद है विलेज, जैसे शेरशाह सेंटर, फिर सरकार, प्रांत, प्रांतीय प्रशासन, फिर सरकार, फिर परगना, फिर विलेज। विलेज में हम जो मुखिया हम देखते हैं एक प्रकार से ग्राम पंचायतें होती थी। जो गांव का प्रशासन पंचायत के द्वारा चलाया जाता था, उसकी सहायता के लिए मुकद्दम, पटवारी, चौकीदार आदि नियुक्त किए जाते थे। गांव में शांति व्यवस्था करना इनका काम होता था। गांव के विकास कार्य, गांव की साफ सफाई, शिक्षा प्रबंध और लड़ाई झगड़ों का निपटारा करना भी इनका मुख्य कार्य होता था। यदि हम थोड़ा सा इसका ये राजस्व प्रशासन और देखें तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इसका बहुत ही लाजवाब रहा है शेरशाह सूरी का। सबसे पहले उसका था राजस्व प्रशासन में भूमि की पैमाइश, क्योंकि जो सहसराम या टांड का जो उसको अक्षेत्र मिला था, वहाँ पर उसने जागीर प्रणाली को जो सिस्टम संभाला था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का, वो उसके शासक बनने के बाद बड़ा काम आया। भूमि की पैमाइश करवाई और सिकंदरी गज का प्रयोग किया जाता था।
और यह पत्ती संकुल का होता था जो रस्सी का बना होता था। भूराजस्व का निर्धारण 3 भागों में विभाजित किया जाता था। जो शेषासुरी ने भूराजस्व के लिए जो निर्धारण किया वो उपज के आधार पर 3 भागों में, प्रथम दर्जे की भूमि से अलग, द्वितीय दर्जे की भूमि से अलग और निम्न दर्जे की भूमि से अलग राजस्व का कलेक्शन या निर्धारण किया जाता था। सरकार का भाग, शेयर ऑफ स्टेट, इसमें राजस्व कलेक्शन में सरकार का कुछ भाग होता था जो शेषासुरी ने, डॉक्टर कानूनगो ने जो बताया है वो 1/4 होता था। कहीं कहीं ये इतिहासकारों ने 1/3 बताया है। और भू राजस्व वर्ष में 2 बार एकत्रित किया जाता है। किसानों को जरीमाना, भूमि की पैमाइश करने वालों की फीस भी देनी होती थी। मुहसीलाना, भूमि कर एकत्रित करने वालों की फीस भी देनी पड़ती थी। भूमि पैमाइश करना, जरीमाना, भूमि कर एकत्रित करना, मुहसीलाना, जिनकी दर 2.5 से 5% तक होती थी। और सभी किसानों को भूमि कर 2.5% अनाज के रूप में देना होता था। और भूमि कर निर्धारण की विधियां भी थी इस समय, जो शेरशाह के द्वारा लागू की गई बटाई प्रणाली, इसको गलाबख्शी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रणाली के अनुसार पकी हुई फसल को काटने के पश्चात जब उससे अनाज निकाल लिया जाता था तो उसे बराबर की 3 ढेरियों में बांट दिया जाता। इनमें एक ढेरी सरकार ले लेती थी, तो बाकी 2 ढेरियां किसान के पास रखी जाती थी। कनकूत प्रणाली, शेरशाह ने भूमि कर इकट्ठा करने के लिए दूसरी महत्वपूर्ण प्रणाली कनकूत प्रणाली प्रचलित की। इस प्रणाली के अनुसार सरकार खड़ी फसल को देखकर उस पर अनुमान के आधार पर भूमि कर निर्धारित करती थी। जैसे यदि खेत में 30 मन अनाज उत्पन्न होने का अनुमान लगाया जाता था तो उस पर 10 मन अनाज 1/3 सरकार का निर्धारित किया जाता था। जब्ती प्रणाली, ये जब्ती प्रणाली के अनुसार किसान और सरकार के बीच 3 या 4 वर्ष के लिए एक समझौता हो जाता था। इस समझौते के अनुसार किसान को प्रति बीघा की दर से निश्चित किया गया भूमि कर सरकार को देना होता था। पट्टा व कबूलियत, शेरशाह ने किसानों तथा सरकार की सुविधा के लिए 2 सरकारी पत्र निकलवा, एक पट्टा एक और दूसरा कबूलियत। सभी किसानों को राज्य की ओर से पट्टा प्रदान किया जाता था, जिसमें संबंधित किसान की भूमि का क्षेत्र, भूमि की किस्म, लगान की दर इत्यादि का उल्लेख होता था। इस पर सरकारी अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर लगी होती थी और कबूलियत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करके अथवा अंगूठा लगाकर सरकारी अधिकारी को सौंप देते थे। अब भूराजस्व की वसूली नेक्स्ट। शेषासुरी वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ की फसलों की कटाई के समय भूमि कर एकत्रित करता था। यह आमतौर पर मई और जून, सितंबर और अक्टूबर के महीने में वसूल किया जाता है। इस प्रकार इस कार्य के लिए कानून को पटवारी, मुकदम आदि अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि शेषासुरी का जो उसकी विजय है, उसका साम्राज्य विस्तार है, उसकी साम्राज्य की स्थापना है और उसका सेंट्रल और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है या लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, वो बहुत ही शानदार रहा। लेकिन यदि उसका शासनकाल देखें तो बहुत ही छोटा था। उसका शासनकाल 1540 से 45 के बीच था। यदि उसके पास और समय होता था तो वो और भी वो कर सकता था, कार्य कर सकता था। इसके लिए अब हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।